योगेन जी, आपने अभी इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है। लेख लिखने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? लेह लद्दाख में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में पढ़ता रहा हूँ, सोचता रहा हूँ, लेकिन बहुत डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा था। फिर सोनम वांगचुक जी की ये यात्रा, लेह से दिल्ली तक उन्होंने पद यात्रा की घोषणा की, जो उन्होंने की भी। मेरी इच्छा थी कि बीच में जाके मिलूं उनको हरियाणा के रास्ते में, लेकिन तब चुनाव चल रहे थे, उन्होंने उसको स्किप कर दिया, तो मुलाकात नहीं हो पाई। फिर दिल्ली आए, फास्ट उन्होंने शुरू किया, तो जाके मुलाकात हुई। बहुत कम लोग होते हैं जिनसे मिलने के बाद इतना गहरा एक इम्प्रेशन पड़ता है जैसा मुझे हुआ। कुछ लोग होते हैं जिनसे मिलते ही आपको एक अंदर से ईमानदारी की खनक सुनाई देती है। सोनम वांगचुक से मिलके मुझे वैसा ही लगा। मैं उनके बारे में बहुत कम जानता था, सिर्फ जो पढ़ा है, जो लोग फिल्मों के बारे में बताते हैं, वैसा कुछ सुना था। कहते हैं वो 3 इडियट का एक कैरेक्टर उन पर बनाया गया था, लेकिन ये सब कैरिकेचर होते हैं। एक कोशिश होती है दर्शक तक ले जाने की, लेकिन वो सोनम वांगचुक नहीं है, वो उनका एक कैरिकेचर है। सोनम वांगचुक में एक गहराई है, एक नैतिक आभा है और एक सादगी है, जो बहुत कम लोगों में होती है। आंदोलनकारियों में भी उस तरह की एक सहजता नहीं होती जो उनमें है। तो मुझे लगा उनके बहाने उस इलाके के बारे में लिखें और उस बड़े सवाल के बारे में जिस पे बहुत कम लोग सुनते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, वो बात दर्शकों तक, पाठकों तक ले जा सकूं, इसलिए लेख लिखा। अभी सोनम वांगचुक जी अनशन कर रहे हैं लद्दाख भवन दिल्ली में। अनशन की मुख्य मांगें क्या हैं? क्यों अनशन कर रहे हैं? अनशन की सिर्फ एक मांग है कि उन्हें प्रधानमंत्री या मुख्य होम मिनिस्टर या राष्ट्रपति से एक मुलाकात हो। इससे फालतू कुछ मांग नहीं है। जो पूरी यात्रा में यहाँ आए, देखिए, देश के बिल्कुल छोर से, चीन के बॉर्डर से पैदल चल के 100 लोग, 100-150 लोग आ रहे हैं। उसमें 80 साल से ऊपर के लोग हैं, महिलाएं हैं। कम से कम इतना तो बनता है ना कि आप दिल्ली आए तो दिल्ली आपको सुने। इसके बदले हुआ क्या? बॉर्डर पे पहुंचे, 144 लगा दिए, पूरे दिल्ली में 144, इन 150 लोगों को रोकने के लिए। फिर उनको हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लेने के बाद उनसे बातचीत हुई, उनको वायदा किया गया कि ठीक है, आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, लद्दाख हाउस में रहे। वहाँ उनको लगभग गिरफ्तार करके रखा, दूसरे लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा था। और फिर 3 दिन बाद उन्होंने कहा आपने तो वायदा किया था ना, नहीं हुआ। तो अब केवल इस मांग को लेके पिछले 12 दिन से सोनम वांगचुक एक उपवास पे हैं, अनिश्चितकालीन अनशन पे हैं। आप देखिए कैसी स्थिति है, जिस चीज़ के लिए खुद वो वायदा कर चुके हैं। और सोनम वांगचुक कोई ऑपोजिशन के लीडर नहीं है, कोई सरकार उखाड़ने वाले नहीं है। जब मोदी जी ने 370 लागू किया, हटाया था, तो सोनम वांगचुक ने तो इसका स्वागत किया था। तो मतलब उस तरह के ऑपोजिशन वाले लोग नहीं हैं। उनसे भी सरकार इस तरह से पेश आ रही है, बिल्कुल हैरानी की बात है। तो अनशन की मांग तो केवल इतनी है कि ये हो जाए, या कहते हैं कि हमारे साथ जो सरकार डायलॉग पहले कर रही थी, डायलॉग रिज्यूम कर दीजिए। बताइए, इससे निरापद, इससे साधारण मांग क्या हो सकती है? इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है। ये तो हो गई अनशन की मांग। यात्रा में करीब 1000 किलोमीटर तक यात्रा कर कर कई साथी आए हैं, जिसमें वृद्ध, आपने बताया, कई वृद्ध लोग भी हैं, कुछ सेना के लोग भी हैं, पूर्व सैनिक भी हैं। तो उस पूरी यात्रा का मुख्य मांग क्या है? क्यों इतना दूर उन्हें यात्रा करके आना पड़ा? 1000 किलोमीटर के लगभग पद यात्रा करके क्यों आनी पड़ी? देखिए, ये जो पद यात्रा है, वो लेह लद्दाख में चल रहे एक जो जन आंदोलन से जुड़ी हुई है। जब कश्मीर, जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटी, तो लद्दाख के लोगों को लगा कि भाई हमें सांस लेने का मौका मिला। उसका साधारण वजह ये थी कि वो जम्मू एंड कश्मीर नाम था, अब उसमें तीसरा पुछल्ला लगा हुआ था, एंड लद्दाख, वो किसी को ध्यान भी नहीं था, उसका नाम भी नहीं लिया जाता था। तो 70 साल तक गुमनामी और उपेक्षा का शिकार रहा लद्दाख। लद्दाख में लेह का एरिया भी है, उसमें कारगिल का एरिया भी है।
लेह में ज़्यादा बुद्धिस्ट हैं, कारगिल में ज़्यादा मुस्लिम हैं, लेकिन दोनों ही आदिवासी हैं। ये लोग उपेक्षा के शिकार रहे और इसलिए इन्हें लगा कि चलिए अब हम अलग से यूनियन टेरिटरी बने हैं तो हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन अब उसके कई साल बाद उनको लगता है कि ये तो फिर वही स्थिति हमारी हो गई है। तो अब वहाँ पे जो मांग है जनता की, वो 2-3 सिंपल मांग है जिसको लेके यात्रा हुई थी। नंबर 1 कि या तो हमें राज्य का दर्जा दे दो, और राज्य क्यों नहीं बन सकते, मिजोरम राज्य है, नागालैंड राज्य है, कोई बहुत बड़े राज्य नहीं है। या फिर हमें यूनियन टेरिटरी रखो लेकिन साथ में चुनी हुई विधायिका लेजिस्लेचर दे दो, जैसे पौंडीचेरी में है, जैसा कि दिल्ली में है। अब आप कहेंगे कि वहाँ जनसंख्या बहुत कम है, सही बात है। जनसंख्या लद्दाख में कुल मिला के, जो भारत का लद्दाख एरिया है उसमें कुल मिला के जनसंख्या सिर्फ 3 लाख है। अयोध्या शहर की जितनी जनसंख्या है, हिसार शहर की, रोहतक शहर की, बस उतनी जनसंख्या है। लेकिन इलाका है लगभग 60,000 किलोमीटर, मतलब हरियाणा से बड़ा, मतलब मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड तीनों को मिला दो तो इतना बड़ा है ये इलाका। तब इतने बड़े इलाके में आपको कोई तो ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिसमें लोगों की बात को आप सुने। तो ये उनकी मुख्य मांग है। साथ में एक विशेष मांग है कि उन्हें 6वीं अनुसूची का फायदा दिया जाए, उस क्षेत्र को 6वीं अनुसूची में भारत के संविधान के 6 शेड्यूल में लाया जाए। साथ में ये भी कहते हैं कि वहाँ का पब्लिक सर्विस कमीशन हो जिसमें लोगों को रोजगार मिले। इस तरह की बिल्कुल साधारण न्यूनतम मांग लेके वो आंदोलन चल रहा है। मैं तो हैरान हूँ, इन चीज़ों के लिए क्यों आपको आंदोलन करना पड़े भाई। वो कहते हैं कि हमारे पास संसद में सिर्फ 1 सदस्य है, हमें लोकसभा में 2 सदस्य दे दीजिए। अब कोई कहेगा 3 लाख लोगों को 2 सदस्य कैसे दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए अरुणाचल भी बहुत छोटा है और अरुणाचल को भी साइज़ की वजह से 2 संसद सदस्य दिए गए हैं। 2 संसद सदस्य दे दीजिए, 1 राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, ताकि उन लोगों को लगे कि हाँ भाई हमारी आवाज़ दिल्ली तक पहुंच रही है। क्या बात है, इसके लिए क्यों इतना सब करने की ज़रूरत होनी चाहिए। आपने 6वीं अनुसूची की मांग बताई। अक्सर हम देखते हैं जो जनजातीय इलाके हैं वहाँ पर ये मांग उठती रहती है। लद्दाख में ये बहुत दिनों से मांग रही है। तो इसको अगर आप एक समझा सकें हम लोग कि क्यों इस तरह की विशेष स्थिति और जनजातियों में 6वीं शेड्यूल की मांग होती है और उससे उनको क्या लाभ होगा, छोटे शब्दों में। भारत के संविधान में शेड्यूल ट्राइब आदिवासियों को बचाने के लिए 2 विशेष प्रस्ताव हैं। एक तो 5वीं अनुसूची, एक 6वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची उस इलाकों के लिए है जहां आदिवासियों को अपनी अलग से सरकार नहीं चाहिए। वहाँ हर राज्य में, देश के ज़्यादातर राज्यों में अप्लाई करती है कि जहाँ भी आदिवासी 75-80% के करीब हैं, वहाँ गवर्नर की विशेष जिम्मेवारी है कि वो आदिवासियों के फ़ायदे के लिए कुछ काम करे और उनको कुछ विशेष अधिकार हैं, कुछ विशेष प्रोटेक्शन है और उनके लिए एक विशेष पंचायत का गठन किया गया है। ये तो वही 5वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची इससे अलग है, वो केवल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ लागू होती है। इसका उद्देश्य है किसी एक राज्य में अगर कोई विशेष आदिवासी इलाका है जिसको अपनी ऑटोनोमस गवर्नेंस चाहिए, उसकी ऑटोनोमस काउंसिल चाहिए, उसके लिए है। जैसे असम के अंदर, असम प्राइमरीली आदिवासी इलाका नहीं है लेकिन उसमें आदिवासी पॉकेट्स हैं, उनके लिए एक असम में पूरा एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, फिर बाद में बोडोलैंड में भी वो बनाया गया है। तो ऐसे आदिवासी इलाकों को, उनको अपनी एक अलग, एक तरह से विधानसभा चुनने की इजाज़त होती है, वो अपने कानून बना सकते हैं उस इलाकों के अंदर। तो लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 8 किस्म के आदिवासी हैं, बहुत अलग अलग हैं, हमें इन 8 के लिए अलग अलग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी जाए ताकि वो 8 इलाके अपने अपने हिसाब से गवर्न कर सकें। इस मांग पे वहाँ सबकी सहमति बनी है ताकि अगर कल को लद्दाख की विधानसभा बनती है तो वहाँ केवल कारगिल वाले या केवल लेह वाले बाकी सब लोगों पे राज ना कर सकें और 8 अलग अलग आदिवासी इलाकों के प्रतिनिधियों को अपनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना के अपने कानून, अपना टैक्स, ये सब लगाने की अनुमति हो। जो देश के कई इलाकों में है वो कह रहे हैं कि वही हमें लद्दाख में दे दीजिए,
फिर कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि भारत सरकार इस पे विचार ना कर सके, लागू ना की जा सके। जी। इसी के साथ एक और सवाल हमने आपके लेख में पढ़ा, विकास की जो अभी वर्तमान अवधारणा है उससे अलग किसी अवधारणा की आप बात करते हैं लेख में, और आपके हमने एक वीडियो में भी ये देखा कि सोनम वांगचुक जी भी इस बात को विस्तृत से बता रहे थे, बिजली का उदाहरण लेकर कैसे पहाड़ों में बिजली कम ज़रूरत है और उसके दबाव, शहरों का दबाव उन पहाड़ों पे पड़ रहा है। इसके बारे में अगर आप समझा सकें, ये इकोलॉजिकल डेमोक्रेसी क्या है और कैसे ये अवधारणा कैसे हमसे जुड़ी हुई? आमतौर पे आंदोलन, जन आंदोलन वाले दिल्ली आते हैं, अनशन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं सरकार से ये दो वो दो इत्यादि इत्यादि। जो मुझे सोनम वांगचुक के इस अनशन में और लेह मार्च में जो बात विशिष्ट लगी कि ये लोग सिर्फ कुछ मांग नहीं रहे, कुछ दे रहे हैं, एक नई समझ, एक नई सोच, जैसा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन ने भी किया था कि एक नई तरह की विकास की अवधारणा को स्थापित किया। ये उसे 2 कदम आगे लेके जाते हैं। और सोनम वांगचुक ने कहा कि हम भी अनशन करते हैं और ऐसा कीजिए ना, आप सब लोग भी एक दिन का अनशन कीजिए। मैंने कहा ज़रूर, और मैंने किया वो। उन्होंने कहा कि जब अनशन करें तो सिर्फ खाना मत त्यागिए, उस दिन आप थोड़ा कार का इस्तेमाल भी कम कीजिए, आप लोग थोड़ा बिजली का इस्तेमाल भी कम कीजिए, क्योंकि जो अपरिग्रह है वो सब चीज़ों में होना चाहिए। ये इस बात में गांधी की खनक है। गांधी जब ब्रिटिश साम्राज्य से बात करते थे तो गांधी सिर्फ ये नहीं कहते थे कि मुझे मेरे देश के लिए ये दो वो दो, साथ में वो ये भी कहते थे कि वैसे तुम्हारी सभ्यता बहुत अच्छी सभ्यता नहीं है, तुम भी हमसे कुछ थोड़ा सीख लो। कुछ उस तरह की बात सोनम वांगचुक में जब वो दिल्ली आते हैं और कहते हैं कि आप, जब मैं आके दिल्ली में देखता हूँ, आप लोग इतना बिजली बर्बाद करते हो, आप लोग इतना कंक्रीट का इस्तेमाल करते हो, और आप लोगों की जो जीवन शैली है ना, इसकी वजह से हमारे पहाड़ों में हमारी नदियों को बर्बाद किया जा रहा है, हमारे पहाड़ों को बर्बाद किया जा रहा है। ये जिसे हम विकास कहते हैं, ये हम लोगों के लिए विनाश का स्रोत है। तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन ने भी एक नारा दिया था, विकास चाहिए, विनाश नहीं। तो उस सोच को, इकोलॉजिकल डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी केवल वोट की डेमोक्रेसी ना हो, वो पर्यावरण की दृष्टि से ऐसा जिसके अंदर हम देश के तमाम वर्गों के साथ, देश के तमाम समुदायों के साथ, आने वाली पीढ़ियों के साथ, प्रकृति और इंसान के साथ, इंसान और पशु पक्षी के साथ, सबके साथ न्याय कर सके, ये सुंदर अवधारणा लेके आते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि एक विशिष्ट किस्म का आंदोलन है। इस लेख में आपने लोहिया के जो हिमालय विचार हैं उस पे भी, दृष्टिकोण पे भी प्रश्न उठाया है, लिखा है उसके बारे में। हम सब समझना चाहेंगे लोहिया ने इतना पहले हिमालय की किस दृष्टिकोण की बात की थी और वो आज कैसे प्रासंगिक है, आज उसकी क्या रिलेवेंस है? सोनम वांगचुक से बात करते करते अचानक मुझे उनके सामने बैठे ही याद आया कि अच्छा, जैसा मुझे लगा मानो हिमालय को वो दिल्ली लेके आए हैं। और मुझे एकदम ध्यान आया कि राम मनोहर लोहिया ने हिमालय नीति की बात की थी। लोहिया ने 1950 और 60 के दशक में बार बार लिखा था कि हिमालय की समस्याओं को आप टुकड़ों में मत देखिए। उन्होंने तो कहा था पख्तूनिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है, NWFP, वहाँ से लेके बर्मा के बॉर्डर तक, ये जो पूरा हिमालय है, इस पूरे हिमालय पे नए तरीके से विचार करना चाहिए। लोहिया के मन में चीन के आक्रमण का काफ़ी संदेह था, जबकि जवाहरलाल नेहरू नहीं सोचते थे कि ऐसा होगा। बार बार वो कहते थे नहीं, नेहरू गलत सोच रहे हैं, चीन का आक्रमण होगा, और चीन की आक्रामकता को कम करके आंक रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी ये भी असहमति थी कि भारत सरकार, जो हमारे पड़ोसी देशों में जनता का एक अपने जो सरकार के विरुद्ध आंदोलन है, अलोकतांत्रिक सरकारों के विरुद्ध आंदोलन है, लोहिया को लगता था कि भारत सरकार की ड्यूटी है कि हम उसका समर्थन करें, चाहे वो नेपाल में हो, खासतौर पे तिब्बत में। तिब्बत में जिस तरह से चीन ने एक तरह से भ्रूण हत्या कर दी तिब्बत की, लोहिया उसके बारे में बार बार कहते थे कि भारत सरकार का बहुत बड़ा पाप है कि हम तिब्बत के पक्ष में खड़े नहीं हो सके, हम चुप रहे इस सब के। तो लोहिया ने कहा कि पूरे हिमालय क्षेत्र के बारे में एक समग्र सोच बनानी चाहिए, जिसको उन्होंने हिमालय नीति कहा। अब लोहिया के लिए मुख्यतः वो एक्सटर्नल और इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में थी हिमालय नीति उनकी,
लेकिन अगर हम ध्यान से देखें और अब सोनम वांगचुक के दृष्टि से देखें तो वो उसको केवल पॉलिटिकल दृष्टि से आगे बढ़ाते हुए इकोनॉमी और इकोलॉजी तक लेके जाते हैं। तो वो एक तरह से हिमालय नीति को ज़्यादा गहरा करते हैं। हिमालय के प्रश्न पे पहाड़ के बाहर बहुत कम लोग सोचते हैं। पहाड़ों से बहुत सुंदर पत्रिकाएं निकली हैं। हिंदी की बहुत शानदार पत्रिका रही है पहाड़, शेखर पाठक इसका संपादन करते रहे हैं। नेपाल से एक पत्रिका निकलती है हिमाल, जो पूरे दक्षिण एशिया की पत्रिका है, कनकमणि दीक्षित जिसका संपादन करते हैं। लेकिन पहाड़ के बाहर के बहुत कम लोग पहाड़ के बारे में सोचते हैं, हिमालय के बारे में सोचते हैं। दो अपवाद हैं, राहुल सांकृत्यायन जिन्होंने बहुत लिखा, बहुत यात्रा की, चीन तक पूरी यात्राएं की और लिखा इसके बारे में, और दूसरे दार्शनिक कृष्णनाथ जिन्होंने लद्दाख तक की यात्राएं की पहाड़ों की और बहुत खूबसूरत उसके बारे में लिखा। आमतौर पे लोग लिखते नहीं हैं। लोहिया उन चंद राजनीतिक दार्शनिक चिंतकों में से थे जिन्होंने इस प्रश्न पे सोचा था, और मुझे लगा कि एक तरह से लोहिया की उस शुरुआती विरासत को सोनम वांगचुक कहीं आगे लेके जा रहे हैं, हिमालय नीति के बारे में हमें बता रहे हैं। इस पूरे उसमें एक आखिरी सवाल कि जब हम ऐसे दौर में हैं और ऐसे सवाल हमारे सामने खड़े हैं, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? यही सोनम वांगचुक एक इंडेफिनिट फास्ट पर बैठे हैं। एक छोटी चीज़ तो सरकार कर सकती है ना, बुला के बात कर ले। भाई क्या बुरी बात है बात करने में, कमाल है, इतनी दूर से आए हैं लोग, इतना क्या ये, मतलब मैं समझता हूँ अहंकार कैसा है कि आप बात ना करें। दूसरा, ये जो यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर की बात है, एक क्षण में मानने वाली बात है, मान ली जानी चाहिए। 6th शेड्यूल की चीज़ है, बिल्कुल इसमें कोई ऐतराज़ की चीज़ नहीं है। इन बातों को मानिए ताकि उन लोगों को समझ सकें। लेकिन ये तो सरकार की बात है, हम लोगों को भी हिमालय के बारे में एक दृष्टि बनानी चाहिए। हिमालय सिर्फ सैर सपाटे की जगह नहीं है, ये जो है वो, या फिर सिर्फ वो संतरी, हमारा पुराने गाने थे ना, हिमालय सिर्फ एक संतरी नहीं है, हिमालय सिर्फ एक टूरिज्म की जगह नहीं है, हिमालय केवल स्थान नहीं है, हिमालय लोग हैं, वहाँ इंसान बसते हैं और उनकी आकांक्षाएं हैं, उनके सपने हैं, उनके दुख दर्द हैं, उनकी दैनंदिन जीवन की समस्याएं हैं, उसको आगे रखें। और वहाँ के लोगों की जो एक स्वाभाविक आकांक्षा है, जो लोकतंत्र हरियाणा पंजाब वगैरह में हम सामान्य मानते हैं, वो लोकतंत्र उन्हें क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो हिमालय के अलग अलग इलाकों में कहीं पे पॉलिटिकल समस्या आती है, कश्मीर में, कहीं आप एथनिक समस्या कहते हैं मणिपुर में, कहीं आप इकोलॉजिकल समस्या कहते हैं उत्तराखंड में, सिक्किम में, मगर ये सब एक मिली हुई जुड़ी हुई समस्या है। इसलिए हिमालय के बारे में एक पूरा समग्र दृष्टि और दर्शन बनाना हम शुरू करें, और हिमालय में जब भी जाएं तो केवल वहाँ बर्फ़ की पहाड़ियाँ न देखें, वो बहुत सुंदर है, लेकिन साथ में लोगों का दर्शन भी देखें, कितना परिश्रम से, कितनी सादगी से और कितनी खूबसूरती से, संयम से और संतोष से लोग जीते हैं। तो सिर्फ वो बेचारे पिछड़े लोग नहीं हैं, वो हमसे कई गुना समृद्ध हैं, दृष्टि में, दर्शन में, जीवन के समझ में, उनसे सीखें भी।